अविनाश सर, अब बात करते हैं फार्मा स्पेस की, जिसे हम खास तौर पे बोलते हैं डिफेंसिव स्पेस। और अगर हम इस गिरावट में देखें, गिरावट तो हुई है, कोई इस शक नहीं है उस बारे में, लेकिन उतनी गिरावट नहीं हुई जितनी हमने बाकी सेक्टोरल इंडाइसेस में देखी है। लेकिन आज के बयान के बाद सभी फार्मा स्पेस में और स्टॉक्स में आज तेज गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत रिकवरी तो है, क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे कुछ मेडिसिन पे। सो उसके चलते हुए आज फार्मा स्पेस भी दबाव में है। क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फार्मा स्पेस में एक स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम यूएस ओरिएंटेड कंपनीज देखें जो यूएस मार्केट्स काफी बड़े हैं, जैसे ऑरिबिंदो फार्मा हो गया, सन फार्मा है, लुपिन है। मुझे लगता है कि देखिए इन कंपनीज में मुझे लगता है कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पे कोई रेगुलेटरी इश्यूज नहीं हुआ है। और पहले भी जब टैरिफ अनाउंस किए थे तो भी फार्मा पे कोई ज्यादा टैरिफ लगाया नहीं था, क्योंकि काफी लाइफ सेविंग ड्रग्स यूएस इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर आपका कम से कम 12-15 महीना है, तो मुझे लगता है कि ये गिरावट में आपको फार्मा एक्यूमुलेट करना चाहिए। फार्मा और आईटी ऐसे सेक्टर्स है जो थोड़े से इंसुलेटेड है, और मुझे नहीं लगता है कि राइजिंग क्रूड या टिपिकली वीक रुपया से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट वीक रुपया से इनके एक्सपोर्ट्स थोड़े से और एनहांस होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की गुंजाइश होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एसआईपी अप्रोच से करिए, पूरा पैसा मत लगाइए, बट डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने का पॉसिबिलिटी अगले 6-12 महीने की। सर, कोई स्टॉक्स जो आप सुझाएंगे? नहीं, हमको लगता है कि देखिए ऑरिबिंदो फार्मा, लुपिन, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, ये जो बड़ी कंपनीज है जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ट्रैक्शन बिजनेस वाइज तो अच्छा है ही। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। तो ये एक्यूमुलेट करिए, मेरे ख्याल से एसआईपी अप्रोच से खरीदिए, क्योंकि इस बाजार में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये कहना मुश्किल है कि स्टॉक कितना गिरेगा, कहाँ सेटल होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, और मेरे ख्याल से जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से अभी आप 15-20% एलोकेट करिए, उसके बाद जैसा मार्केट का डायरेक्शनल है व्यू, उसके हिसाब से आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को देखिएगा। कुछ दिनों से एक तो क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, तो ईवी की तरफ फिर ध्यान जा रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में काफ़ी एक अच्छी रिकवरी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। आज भी ये स्टॉक जो है करीबन 8% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए, सो बकिंग द ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं मार्केट में। तो लाल बाजार में हरा निशान अच्छा लगता है देखने में, पर आप इस स्टॉक को लेके कंफर्टेबल है? मैम वैसे तो इसका जो सिकुलर ट्रेंड है वो तो डाउन साइड ही है। हालांकि इस हफ्ते हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने एक बेस बनाया है 22 से लेकर 24 रेंज के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। कल के सेशंस में यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। आज के सेशंस में हमें फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम के साथ इस स्टॉक ने अपने 50 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है, जो कि भी फिलहाल 27 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव के लिए तो प्ले आउट किया जा सकता है, बट मेजर अपसाइड मूव मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हर्डल ही मेरे को 33 के आसपास दिखाई दे रहा है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पर हाँ, यहाँ पर हमें एक बुलिश मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक जो आज हरे निशान में है और काफ़ी अच्छी तेजी है, वो है लेटेंट व्यू। इसमें करीबन 13% का इजाफा है। लक्ष्मीकांत जी, ये स्टॉक कैसा लगता है आपको? देखिए लेटेंट व्यू का जो स्ट्रक्चर है वो भी डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के सेशंस में यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, बट मुझे लगता है कि अगर फ्रेश बाइंग करनी है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये फिर से दोबारा हमें डिपर मिलता है अराउंड 276 टू 80 आज के आसपास, तो मुझे लगता है कि वो एक अहम लेवल होगा। वहां पर इसके 20 डीएमए लेवल्स भी हैं, और फिर वहां से एक अगर पुल बैक मूव आता है और फिर स्टॉक अपने 305 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट देता है, तो मुझे लगता है एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकता है, जो कि इसको पुश करेगा 330 से लेकर 335 जोन तक। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स साथ नहीं देते तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक स्टोरीज पे फोकस करिए, और डोमेस्टिक स्टोरी हमारी रिटेल की स्टोरी जो है वो कुछ अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वी मार्ट रिटेल ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। जो उनकी गाइडेंस थी उसको वो मीट करेंगे, तो यहाँ पे एक ये स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। वहीं अगर डी मार्ट की बात करें, वहाँ पे भी जो उनका बिजनेस अपडेट है वो ठीक ठाक रहा था। तो डी मार्ट एंड वी मार्ट रिटेल क्या करेंगे इसमें सर? अविनाश सर, आपको लगता है कि डोमेस्टिक स्टोरीज पे फोकस करना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए जो बिजनेस आउटलुक वी2 मार्ट रिटेल ने दिया है, डी मार्ट ने दिया है, प्लस ट्रेंट ने दिया है, ये एक बात तो क्लियर है कि चौथी तिमाही इन सारी कंपनीज को काफी अच्छा है।
इनफैक्ट वी-मार्ट रिटेल का मैं देख रहा था कि सिंगल स्टोर ग्रोथ जो होता है वो करीबन 12% है, तो वो जी बहुत ही अच्छा है। जी प्लस उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 29-30 नए स्टोर्स खोले, हम्म, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिटेल में कंजम्पशन ट्रेंड बढ़ा है, जीएसटी की कट आने के बाद हम्म, थोड़ा सा डिमांड कंडीशंस भी अच्छा कंड्यूसिव हो चुका है, तो डेफिनेटली रिटेल में आपको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। आई थिंक नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखना जरूरी है, हम्म, क्योंकि उसके बाद ये जो फोर्थ क्वार्टर का नंबर आने के बाद ओवरऑल आउटलुक का जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट्स की वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट डेफिनेटली रिटेल एक अच्छा स्पेस है, यहाँ पे वी टू मार्ट रिटेल, डी मार्ट में या ट्रेंट में अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे एलोकेट किया जा सकता है। अविनाश सर, ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करते हैं क्योंकि ऑयल जो है वो 120 तक गया, उसके बाद वापस नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, अब 105 के आसपास है क्योंकि ट्रम्प के बयान के बाद जो है तेल में फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिल रही है। पर इस स्पेस से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली, और लेकिन जो अपस्ट्रीम कंपनीज होती है उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी अभी नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ द सिनेरियो विच हैज़ बीन क्रिएटेड। सो ऑयल एंड गैस स्पेस में इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए, कहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश बिल्कुल सही रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऑयल एंड गैस में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्रूड अगर 125, 30, $40 होता है तो उनके लिए रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, प्लस रुपया वीक हो रहा है, तो वो एक डबल वैमी है। यानी एक तो क्रूड महंगा होगा, प्लस करेंसी से उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जी और रही बात, मैं समझता हूँ कि अभी फिलहाल जो कंडीशन है, देखिए जनवरी टू मार्च में तो कुछ फर्क आएगा नहीं, बट अप्रैल टू जून में जरूर मार्जिन प्रेशर आ सकता है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, सलान एक्सप्लोरेशन है, यहाँ पे थोड़ा निवेश जरूर बनता है, क्योंकि मान के चलिए ये वॉर लंबा चला और क्रूड के प्राइसेस 140-50 हो गए, तो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए डेफिनेटली पॉजिटिविटी हो जाएगी। बट यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि ओएनजीसी एक स्लो मूविंग स्टॉक है, तो जिनको लंबा निवेश करना है वही इसमें विचार करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। लक्ष्मीकांत जी, हम बात करते हैं मेटल स्पेस की। अगर कल के बाजार में जब काफ़ी अच्छा रुझान था तो मेटल वाज लीडिंग द पैक, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम था। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, सेल, वेदांता। आज थोड़ी बहुत बिकवाली है क्योंकि मार्केट्स ही नीचे है, तो यहाँ पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं कि ठीक है थोड़ी सी भी गिरावट आएगी, करेक्शन आएगी तो वहाँ खरीद लेने हैं? मैम, अगर आप निफ्टी मेटल्स के ओवरऑल इंडेक्स को देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पर एक रेजिलियंस भी हमें हल्का फुल्का देखने को मिला है। उनमें से सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। सबसे पहला स्टॉक है तो नेशनल एल्युमिनियम। यहाँ पर अभी जो ट्रेंड है वो काफ़ी अपसाइड का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हल्का फुल्का जो रिट्रेसमेंट आया था वो 20 DMA का, वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट यहाँ पर हमें आने वाले समय में मिल सकता है। हालांकि जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा सा दूर है। अगर 404 के ऊपर नेशनल मीडियम सस्टेन होता है, इसके प्राइजेस अगर सस्टेन होते हैं तो मुझे लगता है वहां से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और फिर से हमें इसमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को 430 तक पुश कर सकते हैं। तो नेशनल एल्युमिनियम एक निफ्टी मेटल्स में स्टॉक है। दूसरा मैं प्रेफर करूंगा हिंडेल्को। हिंडेल्को में भी हमें ये जो पुल बैक मूव है वो फिलहाल अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, बट अभी भी स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। तो एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है 915 के ऊपर। अगर 915 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें 960 से लेकर 970 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो स्टॉक है जो जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है टाटा स्टील। ओके टाटा स्टील में भी हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव लोअर लेवल्स पे देखने को मिला है। स्टॉक अभी फिलहाल अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर रिकवरी आती है तो मुझे लगता है अगर 200 लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू देता है टाटा स्टील तो वहां से हमें 210 215 के लेवल्स टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकते हैं। अविनाश सर, अर्निंग से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अब, क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि Q4 काफ़ी अच्छा होगा, क्वार्टर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY27 उससे भी बेहतर होगा, लेकिन अब सब पलट चुका है। कोई सेक्टर्स जो आपको लगता है कि अभी भी अपने आप को सस्टेन करेंगे, रेजिलिएंट रहेंगे?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर में ऑटोमोटिव सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट है, उसके बाद हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटैलिटी, कैपिटल गुड्स, ये अभी भी ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड है, उसके बाद लुब्रिकेंट सेक्टर है, केमिकल कार्बन ब्लैक है, पेंट सेक्टर है। जहाँ पे भी ऑयल की एक्सपोजर ज्यादा है वहां पे प्रॉब्लम होगी, बट ऑटोमोटिव में मुझे लगता है कि नॉट ओनली Q4 बट इवन अगला साल अच्छा रहना चाहिए। अभी तक तो कोई मैनेजमेंट ने कहा नहीं है कि डिमांड कम हो चुकी है। इनफैक्ट जो नंबर्स मार्च के आए हैं वो वो तो अच्छे सारे हैं। नंबर्स टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स के मारुति ने, फिर उसके बाद हीरो मोटर, बहुत अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स आया है। तो मेरे ख्याल से देखिए कमेंट्री Q4 के बाद इंपॉर्टेंट रहेगी कि उनको अप्रैल जून कैसा लग रहा है, और उसके बाद ही मेरे ख्याल से ट्रेंड पता चलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और बहुत सारी मैनेजमेंट्स ने ये भी कहा है कि वो अपने गाड़ियों के दाम जो है वो आने वाले समय में और बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आपके टायर्स में क्रूड का इस्तेमाल होता है, पेंट में क्रूड का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। और जैसे कि अविनाश सर ने कहा कि हमको थोड़ा रुक के जो है वो इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। जो अविनाश सर, शायद आपको जाना है, तो मैं आपसे एक लास्ट राय मांगूंगी। तो एक अगर 5 स्टॉक्स का बुके बनाना हो, करेक्शन पे खरीदना हो, तो कौन से स्टॉक्स खरीदेंगे? नहीं, देखिए ऑटो में तो हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। मुझे लगता है कि करीबन 33-3400 का टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में पॉसिबल है। उसके बाद कंपोनेंट सेक्टर में एक कंपनी है जो साउथ बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल। ज्यादातर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स सप्लाई करती है टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स के लिए। तो करीबन 680-690 का प्राइस है। मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 45 रुपए का अर्निंग और अगले साल 55 रुपए का अर्निंग आएगा। तो यहाँ पे 800 रुपए का टारगेट प्राइस हमने हमारे क्लाइंट्स को बोला है। ओके। और रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का कॉम्बिनेशन हमारा जो पुराना फेवरेट है अनंत राज, काफी गिरा है, तो वो भी हमको अच्छा लगता है। यहाँ पे भी एक खरीदने का मौका बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े लार्ज कैप में अगर आपके पास थोड़ा हाई रिस्क है तो L&T भी खरीद लीजिए। L&T भी एक दिग्गज कंपनी है, तो काफी ऊपरी लेवल से टूटा है। और होटल सेक्टर में हमको अभी भी इंडियन होटल्स पसंद है। तो इंडियन होटल्स में मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नंबर्स अच्छे आएंगे और मेरे ख्याल से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। ये ऑयल एंड गैस रिलेटेड जैसा। तो ये 4-5 स्टॉक्स आप अगर थोड़ा थोड़ा करके SIP से खरीद लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 12-15 महीने में मिल सकता है। जी अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो लक्ष्मीकांत जी से पूछते हैं। लक्ष्मीकांत सर, ये बताइए कि अशोक